Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपना हिस्ट्री का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है द दिल्ली सल्तनत। यानी आज हम देखेंगे कि दिल्ली के ऊपर जब जो भी रूलर जो हैं जिन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल किया है तो वो जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में और दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पिछले चैप्टर्स के अंदर हमने देखा था कि हमने सदर्न इंडिया के अंदर जो भी रूलर थे जो वहाँ पर रूल करते थे उनके बारे में हमने देखा था। तो देखिए वहाँ पर जो है मेनली चेरा, चोला, पांड्यास उनके बारे में हमने देखा था, राष्ट्रकूटा वगैरह के बारे में हमने देखा था। और वो जो है कावेरी डेल्टा के अंदर चोला ने जो है अपना यहाँ पर आधिपत्य जमा लिया था। तो देखिए कावेरी डेल्टा के अंदर चोला अपना रूल कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पीरियड के दौरान दिल्ली के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। कोई भी मेंशन नहीं मिलता हमें कि दिल्ली जो है उस टाइम पर कोई भी किसी भी तरह की किसी भी रूलर की जो है किंगडम की कैपिटल थी। और दिल्ली जो है एक तरीके से इम्पोर्टेंट सिटी के रूप में उभर कर कब आई, ये आई 12th सेंचुरी के दौरान। 12th सेंचुरी के दौरान जो है ये इम्पोर्टेंट कैपिटल के रूप में उभर कर आई जब इसको जो है काफ़ी सारे रूलर ने अपनी एक तरीके से कैपिटल के रूप में एस्टेब्लिश किया। तो 12th सेंचुरी का पीरियड अगर काउंट करना चाहते हैं आप तो ये जो है आपका ये टाइम पीरियड जो है वो कहलाता है। मतलब अगर 12th बोला गया है तो इसका मतलब ये जो है कि 11 से लेकर ये वाले ईयर जो है आपके इसके अंदर काउंट होंगे। अगर 13th सेंचुरी की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये टाइम पीरियड जो है यहाँ पर काउंट होगा। इसलिए इस तरीके की कोई कन्फ्यूज़न जो है आपने अपने माइंड के अंदर नहीं रखनी है। तो 13th सेंचुरी का मतलब ये नहीं होगा कि आप ये वाला पीरियड काउंट करेंगे, ये जो है आपका 14th सेंचुरी के अंदर काउंट होगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अब देखिए कि सबसे पहले दिल्ली को अपनी कैपिटल किन्होंने बनाया। तो इस टाइम पर सबसे पहले अपनी कैपिटल जो है तोमर राजपूत जो हैं इन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली को सबसे पहले बनाया था। उसके बाद इनको हराकर जो चौहान ने जो इसको अपनी कैपिटल बनाया जो कि अजमेर रीजन के अंदर रहते थे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एक तरीके से दिल्ली को इम्पोर्टेंट जो कॉमर्शियल सेंटर है वो बनाया गया किसके द्वारा, जो तोमर राजपूत हैं उनके द्वारा और चौहानों के द्वारा। और उसी टाइम पीरियड के दौरान जहाँ पर दिल्ली एस्टेब्लिश है आज, वहाँ पर जो है काफ़ी सारे जैन मर्चेंट्स रहा करते थे। तो काफ़ी सारे जैन मर्चेंट्स वहाँ पर रहते थे, उन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स वहाँ पर बनवाए हैं उस सिटी के अंदर। तो वहाँ पर वो एरिया जहाँ पर जब दिल्ली जो है वहाँ पर अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं हुई थी उस टाइम पर वहाँ पर जैन मर्चेंट रहा करते थे। और यहाँ पे जो है छोटी छोटी काफ़ी सारी सिटीज़ एस्टेब्लिश हो गई। बाद में जो है इसको दिल्ली सल्तनत का नाम दे दिया गया। तो कंबाइनली जो है उसको दिल्ली का नाम दिया गया। तो देखिए उस टाइम पीरियड के दौरान जो कोइन वहाँ पर मिंट किए जाते थे यानी कोइन जो बनाए जाते थे उनको दिल्ली वाल बोला जाता था, दिल्ली वाल। अब आगे देखिए कि किस तरीके से दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कैपिटल के रूप में। तो ये हम देखते हैं कि दिल्ली का जो ट्रांसफॉर्मेशन है किस तरीके से हुआ है कैपिटल के रूप में। तो देखिए इसमें जो है काफ़ी सारा वास्ट एरिया जो है इसके अंदर कंट्रोल में किया गया था। और इस टाइम पर दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन की गई। ये किस टाइम पीरियड के दौरान, ये 13th सेंचुरी के दौरान जो है इसकी एक तरीके से फाउंडेशन स्टार्ट हुई और काफ़ी सारा जो वास्ट एरिया है इसके कंट्रोल में आ गया। और काफ़ी सारी जो है सिटीज़ उस टाइम पर बनाई गई। काफ़ी सारी सिटी बनने के बाद जो है उसको कंबाइनली दिल्ली का नाम दिया गया, जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी सारी छोटी छोटी जो सिटी हैं वो एस्टेब्लिश हुई और उसके बाद जो है कंबाइनली उसे दिल्ली का नाम दिया गया। अब देखिए उस टाइम पर जो है दिल्ली के अंदर जो है किस किस रूलर ने वहाँ पर रूल किया था ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो राजपूत थे उन्होंने किया है। तो इसके अंदर देखिए तोमरा राजपूत जो है इन्होंने अर्ली जो 12th सेंचुरी मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर अर्ली जो 12th सेंचुरी है वहाँ से स्टार्ट होकर 1165 तक इन्होंने अपना रूल किया तोमरा ने। उसके बाद जो है अनंगापाला इनके द्वारा रूल किया गया 1130 से लेकर 1145। तो ये जो है तोमर के अंदर ही आते हैं ये। उसके बाद देखिए चौहाना ने रूल किया जब राजपूता को हरा दिया था इन्होंने। जो तोमरा राजपूत है उनको हराने के बाद चौहान वहाँ पर आ गए और इन्होंने रूल किया 1165 से लेकर 1192। और इसमें से जो मेन आते हैं वो आते हैं पृथ्वीराज चौहान, जो कि इन्होंने रूल किया था 1175 से लेकर 1192। 1192 में इनको हरा दिया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा। पहले इन्होंने जो है त्राइन की लड़ाई में
पहले इन्होंने हराया मोहम्मद गोरी को, उसके बाद 1192 में मोहम्मद गोरी ने जो है इनको लड़ाई के अंदर हरा दिया था और उसको अपने कब्जे में ले लिया था, दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद देखिए तुर्किश रूलर इन्होंने कब तक रूल किया, जो तुर्किश जिनको गुलाम वंश भी बोला जाता है, गुलाम वंश के नाम से भी जिनको जाना जाता है, तो इन्होंने रूल किया 1206 से लेकर 1290 तक, यानी 1206 से लेकर 1290 तक इन्होंने क्या किया, रूल किया। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो मेन जो आते हैं कौन कौन से रूलर हैं, तो सबसे पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण भी स्टार्ट करवाया था। तो देखिए ये आते हैं, इन्होंने रूल किया है ओनली 4 ईयर्स तक, यानी 1206 से लेकर 1210 तक इन्होंने जो है अपना रूल किया। उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है ऐबक के गुलाम थे और इन्होंने जो है, इसलिए इसको जो है ज़्यादातर गुलाम वंश बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो है अपने गुलाम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे उस टाइम पर। और ये ऐबक भी जो हैं ये किसके गुलाम थे, ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। ऐबक जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, और गोरी ने जो है इनको दिल्ली का जो एरिया है वो इनको सौंप दिया था, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपने गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद इल्तुतमिश आए जो कि ऐबक के गुलाम थे। तो आगे देखिए इल्तुतमिश ने जो अपना राज्य किया है वो 1210 से लेकर 1236 तक किया है। इन्होंने आगे जो है कुतुब मीनार है उनका निर्माण पूरा करवाया था। स्टार्ट ऐबक ने किया था, लेकिन इनकी बीच में ही डेथ हो गई थी। उसके बाद जो है इल्तुतमिश ने इनका निर्माण जो आगे करवाया था। उसके बाद रजिया आती हैं। रजिया जो है वो इल्तुतमिश की डॉटर हैं, वो रूल करती हैं 1230 से लेकर 1240 तक, तो ये 4 ईयर तक रूल करती हैं। उसके बाद ग्यासुद्दीन बलबन आते हैं। बीच में जो है दूसरे जो रूलर हैं वो भी रूल करते हैं। रजिया को यहाँ से गद्दी से हटा दिया जाता है, क्योंकि इनको एक वीमेन की जो रूलिंग है वो पसंद नहीं आती है यहाँ के नोबल्स को, इसलिए जो है रजिया को नोबल्स के द्वारा हटा दिया जाता है। उसके बाद जो उनके जो आते हैं छोटे मोटे जो रूलर आते हैं उनका पीरियड भी आता है यहाँ पे बीच में, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उनको यहाँ पर नहीं काउंट कर रहे हैं। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट जो आते हैं बलबन आते हैं, जिन्होंने इस कॉन्टिनेंट के अंदर दिल्ली सल्तनत को काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ाया। तो इनका जो रूल था 1266 से लेकर 1287 तक था। उसके बाद देखिए जैसे ही गुलाम वंश यानी ये जो तुर्किश रूलर थे इनकी डायनेस्टी का एंड होता है 1290 के बाद, तो 1290 के बाद जो है यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी पिक्चर में आती है। खिलजी डायनेस्टी का जो रूल है 1290 से लेकर 1320 तक आता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी जो हैं वो रूल करते हैं, ये 6 ईयर तक रूल करते हैं 1296 तक। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, वो इनको जो है सत्ता से हटा देते हैं। उसके बाद जो है ये अपनी सत्ता वहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं और ये सुल्तान बन जाते हैं। 1296 से लेकर 1316 तक ये रूल करते हैं। उसके बाद फिर इनके जो हैं अयोग्य शासक जो है यहाँ पर आते हैं, लेकिन वहाँ पर इनको काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। उसके बाद जैसे खिलजी डायनेस्टी का एंड होता है वहाँ पर आती है तुगलक डायनेस्टी। तो देखिए तुगलक डायनेस्टी जो है ये 1320 से लेकर 1414 तक ये डायनेस्टी पिक्चर में रहती है। इसमें सबसे पहले आते हैं ग्यासुद्दीन तुगलक जो कि 4 ईयर्स तक रूल करते हैं। उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते थे उस टाइम पे। एक तरीके से आप बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये अपनी पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तो ये काफ़ी एफिशिएंट रूलर भी थे, लेकिन इनकी पॉलिसीज़ जो इनके द्वारा बनाई जाती थी वो कहीं ना कहीं उल्टी पड़ जाती थी, जिसकी वजह से इनको एक तरीके से अयोग्य शासक भी माना गया बाद में। लेकिन इनकी पॉलिसी काफ़ी अच्छी थी 1324 से लेकर 1351 तक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आते हैं, ये जो है 1351 से लेकर 1388 तक रूल करते हैं। तो मेन इसके अंदर जो है 3 रूलर आते हैं। उसके बाद जैसे ये डायनेस्टी एंड होती है उसके बाद एस्टेब्लिश होती है सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रूलर हैं वो हैं खिजर खां। तो ये डायनेस्टी कब तक रूल करती है 14 से लेकर 1451 तक रूल करती है। उसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी। तो यहाँ पर जो है लोधी डायनेस्टी रूल करती है 1451 से लेकर 1526 तक ये रूल करती है। और इसके अंदर जो है मेन इंपॉर्टेंट जो रूलर हैं वो है बहलोल लोधी, ये हमारे रूल करते हैं 1451 से लेकर 1489 तक। तो इस तरीके से एक के बाद एक डायनेस्टी जो है वो दिल्ली के ऊपर रूल करती है और इनको एक तरीके से रूलर ऑफ दिल्ली बोला जाता है। तो इसमें कई बार जो है आपको इनको अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं। तो इसमें जो है अरेंज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन से रूलर जो है यहाँ पर आए थे। तो देखिए सबसे पहले जो है दिल्ली के ऊपर रूल किया था राजपूता ने। उसके बाद आए थे तुर्किश रूलर जिनको गुलाम वंश भी बोला जाता है, और उसके बाद मतलब गुलाम डायनेस्टी जिनको बोला जाता है, स्लेव डायनेस्टी आप बोल सकते हैं, गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी, तो ये आती है। उसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी,
उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी, और उसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी, और उसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी। इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको अरेंज करने के लिए भी आ सकता है, और आपको जो है पीरियड के साथ मैच करने के लिए भी आ सकता है कि, और ये भी आ सकता है कि ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे जो रूलर थे। तो इसलिए आप जो है इसको इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल सकते हैं। उसके बाद हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में कैसे पता लगता है, इनकी फाइंडिंग्स कैसे होती हैं हमें, कि उस टाइम पीरियड पर कौन कौन से जो है राजा महाराजा उस टाइम पर होते थे। तो देखिए उस टाइम पर वहाँ की जो इंस्क्रिप्शन है, जो वहाँ के रूलर के द्वारा जो इंस्क्रिप्शन खुदवाई जाती थी, वहाँ के कोइंस जो उन्होंने चलाए थे, आर्किटेक्चर मतलब जो भी उन्होंने मंदिर वगैरह और जो भवनों का निर्माण उन्होंने करवाया था, इन सब से हमें काफ़ी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके साथ साथ काफ़ी सारे उस टाइम पर ऑथर्स हुए हैं, उनके कोर्ट के अंदर रहते थे, उनकी कोर्ट में जो रहते थे, वो भी उन्होंने भी काफ़ी सारी हिस्ट्रीज़ लिखी हैं, तारीख्स लिखी हैं, और तारीख मतलब एक सिंगल हिस्ट्री को बोला जाता है, सिंगल हिस्ट्री जिसने लिखी है, और तारीख काफ़ी सारी जो हिस्ट्रीज़ हैं उनका मिक्सचर होती है एक तरीके से, उसको तारीख बोला जाता है। ये पर्शियन का वर्ड है, मतलब तारीख किसको बोला जाता है, हिस्ट्री को बोला जाता है पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। तो इस तरीके से पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ये काफ़ी सारी जो है दिल्ली सुल्तान के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है। मेनली जो तारीख के जो ऑथर थे वो कौन होते थे, यानी ये जो हिस्ट्रीज थी वो किनके द्वारा लिखी जाती थी। तो देखिए मेनली जो है ये काफ़ी अच्छे लर्नड मैन होते थे, काफ़ी नॉलेज होती थी इनको। ये राजा के सेक्रेटरीज वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट और कोर्टियर्स होते थे, जो काफ़ी लिखते थे, जो रूलर होते हैं उनकी डायनेस्टी के बारे में लिखते थे, और एक तरीके से एडवाइस भी करते थे रूलर को। एडवाइस किस पे करते थे, कि ताकि रूलर जो है वो अच्छे से गवर्न कर सके और जो है जस्ट रूल दे सके, मतलब एक तरीके से अच्छे से सबके साथ न्याय कर सके। आगे देखिए मेनली जो ये ऑथर थे, जो तारीख के जो ऑथर थे, ये जो हिस्ट्री वगैरह लिखते थे, ये मेनली सिटीज़ के अंदर रहते थे। मेनली सिटीज़ कौन सी, जो दिल्ली के अंदर जो सिटीज़ आती हैं, इनमें से कुछ एक होंगे जो विलेजेस के अंदर रहते हैं। मेनली जो है सभी किसी के अंदर रहते थे, सिटीज़ के अंदर रहते थे, और ये हमेशा सुल्तान की हिस्ट्रीज़ के बारे में लिखते थे, सुल्तान के बारे में लिखते रहते थे, उनके द्वारा जो काम किए जाते थे उनके बारे में लिखते रहते थे। किसके लिए, ताकि इनको अच्छे अच्छे अवार्ड मिल सके, रिच अवार्ड मिल सके। इसलिए जो है इनको ये जो है सुल्तान के बारे में लिखना काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते थे। आगे देखिए ये रूलर को एडवाइस भी करते थे, क्या करना है कि एक अच्छा और आइडियल सोशल ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखना है। क्यों मेंटेन रखना है, क्योंकि इससे जो है एक तरीके से जो सुल्तान होता था उसके बारे में उनको अच्छा सा कंटेंट मिल सके लिखने के बारे में, ताकि उनके बारे में वो अच्छा लिख सके। इसलिए इस तरीके का एडवाइस जो है वो रूलर को दिया जाता था। और वो किसके बेस पर बनाना है, ये जो सोशल ऑर्डर है वो बनाना है बर्थ राइट के बेस पर और जेंडर डिस्टिंक्शन। बर्थ राइट मतलब पैदा होते ही जिसको जो राइट दिए जाते हैं, यानी एक अच्छी फैमिली में अगर पैदा हुआ है तो उसके उसी हिसाब से जो राइट्स हैं डिसाइड हो जाते हैं, वो बर्थ राइट कहलाते हैं। और एक तरीके से जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है, कि मैन और वीमेन के बीच में डिफरेंस करना, यानी उस टाइम पर जो है वीमेन को थोड़ा सबॉर्डिनेट समझा जाता था मैन के। तो एक तरीके से उन्होंने एडवाइस किया कि इसी तरीके का जो आपने क्या करना है, सोशल ऑर्डर को फॉलो करना है, मतलब वीमेन को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देनी है। और इसी वजह से जब रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने अपनी अगली सुल्तान जब घोषित किया था तो उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था, क्योंकि रजिया जो है एक वीमेन थी, और एक तरीके से जब वीमेन को सबॉर्डिनेट समझा जाता है मैन के, तो उसके लिए उसका क्या किया गया, विरोध किया गया कि वो हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकती। तो देखिए ये 1236 के अंदर सुल्तान इल्तुतमिश की जो पुत्री हैं रजिया डॉटर, वो सुल्तान बन गई थी। तो देखिए मिनाज ई सिराज, इन्होंने अपने क्रोनिकलर में लिखा है, मतलब इन्होंने जो अपनी बुक लिखी है उसके अंदर इन्होंने लिखा है कि वो काफ़ी ज़्यादा एबल थी, मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन हर ब्रदर। इतने उसके ब्रदर क्वालिफाइड नहीं थे, अच्छे एबल नहीं थे शासक बनने के जितनी वो थी। इसलिए लेकिन नोबल्स क्या थे, नोबल्स को एक वीमेन की जो आधिपत्य होता है उसका वो स्वीकार नहीं था, उसको अपने रूलर की तरह वो स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने उसको जो है गद्दी से हटा दिया 1240 के अंदर ही, 4 साल के अंदर ही उसको हटा दिया। आगे देखिए सर्कल ऑफ जस्टिस। सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में क्या मेंशन किया गया, अब देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जस्टिस की जाती थी। अब इसके बारे में जो है ये जो एक फ़कर ई मुदाबिर ने 13th सेंचुरी में अपनी एक क्रोनिकलर के अंदर लिखा है, इन्होंने लिखा है कि जो किंग है वो सरवाइव नहीं कर सकता कब तक, जब तक उसके सोल्जर उसके पास ना हो, उसके साथ ना हो। तो बिना सोल्जर्स के वो क्या नहीं कर सकता, बिना सैनिकों के वो सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है रूल करने के लिए उसको सैनिकों की ज़रूरत तो होगी। और सोल्जर जो है वो किस लिए सरवाइव नहीं कर सकते, वो जब तक उनको सैलरी नहीं मिल जाएगी तब तक वो टिकेंगे नहीं, ठीक है। और सैलरीज कहाँ से आती थी, ये पीजेंट्स वगैरह से जो टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता था, रिवेन्यू कलेक्ट की जाती थी किसानों से,
तो वहाँ से आती थी। और पीजेंट कब आपको अच्छे से सैलरी देंगे, जब वो प्रोस्परस होंगे और हैप्पी होंगे, मतलब उनके पास अच्छा पैसा होगा, अच्छे से उनकी अर्निंग होगी, उनके साथ अच्छे से न्याय होगा और वो खुश रहेंगे, तभी उनके साथ क्या होगा, तभी वो जो है अच्छे से रिवेन्यू भी पेड करेंगे। तो इसलिए किंग से ये प्रेफरेंस की जाती थी। किंग हमेशा क्या करेगा, प्रमोट करेगा जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। इसलिए जो है ताकि जो वहाँ के किसान खुश रहें, अगर किसान खुश रहेंगे तो वो ज़्यादा रिवेन्यू जो है रिवेन्यू के रूप में देंगे। रिवेन्यू से फिर क्या किया जाएगा, सैलरी पे की जाएगी, और सैलरी पे जितनी ज़्यादा सैलरी पे की जाएगी उतने अच्छे सोल्जर जो है वो किंग के लिए काम करेंगे। तो इसलिए जो है अच्छी गवर्नेंस की बात की गई और जस्टिस देने की बात की गई है। आगे देखिए बर्थ राइट के बारे में। बर्थ राइट क्या है, तो एक तरीके का प्रिविलेजेस है। प्रिविलेजेस मतलब राइट है जो कि उसको पैदा होते ही मिल जाता है। यानी एक अच्छी फैमिली में, एक सर्टेन फैमिली में अगर कोई बोर्न होता है तो उसको पैदा होते ही इनहेरेंटली ये सारे राइट मिल जाते हैं। पैदा होते ही जो राइट्स मिल जाते हैं, अगर वो नोबल फैमिली में पैदा हुआ है तो उसको पैदा होते ही वो सारे राइट मिल जाते हैं, तो उसको बर्थ राइट बोला जाता है। आगे देखिए जेंडर डिस्टिंक्शन क्या होता है। जेंडर डिस्टिंक्शन एक तरीके का सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है बिटवीन मैन एंड वीमेन। मैन एंड वीमेन दोनों के बीच में जो डिफरेंस किया जाता है सोशली और बायोलॉजिकली, उसको जेंडर डिस्टिंक्शन बोला जाता है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, मैन को जो है वीमेन से सुपीरियर समझा जाता है। तो इसी तरीके का जो है ऑर्डर उस टाइम पर प्रचलित था। तो देखिए मिनाज ई सिराज ने दोबारा रजिया के बारे में क्या लिखा है, तो रजिया के बारे में बताया है कि वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और एबल रूलर थी देन हर ब्रदर्स। तो उसके ब्रदर इतने अच्छे रूलर नहीं थे। तो देखिए क्वीन ने क्या किया था, जो ये क्वीन है जो रजिया सुल्तान है, तो इन्होंने ये किसके अगेंस्ट चली गई थी, जो सोशल ऑर्डर उस टाइम पर एस्टेब्लिश था उसके अगेंस्ट चली गई थी। और इन्होंने क्या बोला कि ये जो सोशल ऑर्डर है वो गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया, मतलब वीमेन को सुबॉर्डिनेट समझना, किससे, मैन से। यानी विमेन जो है उसकी पावर जो है वो हमेशा जो है मैन से नीचे रहेगी। और ये बात जो है एक तरीके से आइडियल सोशल ऑर्डर के रूप में उस टाइम पर एस्टेब्लिश की गई थी। तो देखिए लेकिन जो है यहाँ पर रजिया ने इस बात को नहीं माना था और वो रूलर बन चुकी थी। इसलिए जो है कहा गया है कि जो क्वीन है वो अगेंस्ट में चली गई थी सोशल ऑर्डर के। और जब कोई अगेंस्ट में चला जाता है तो वहाँ पर सोसाइटी उसका क्या करती है, फिर उसका बहिष्कार करना शुरू कर देती है, उसको मतलब एक तरीके से उसका विरोध करना शुरू कर देती है। इसीलिए वहाँ के जो नोबल्स थे उन्होंने जो है उसको जल्दी ही थ्रोन से हटा दिया था। आगे देखिए ये जो है यहाँ पे इंस्क्रिप्शन से और उनके कोइन से पता लगता है जो रजिया के द्वारा इशू किए गए थे। तो वहाँ पर पता लगता है कि जो रजिया है वो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी। इसके साथ साथ जो है कुछ एक और जो है दूसरी जो क्वींस हुई हैं उनके बारे में भी मिलता है, इंस्क्रिप्शन के अंदर मिलता है। तो देखिए जो रुद्र मतलब जो इन्होंने मिनाज ई सिराज ने लिखा है उनके अंदर मिलता है कि रुद्र माँ देवी भी एक जो है क्वीन थी, जो कि 1262 से लेकर 1289 तक जिन्होंने रूल किया था, जो कि ककातिया डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। और ये डायनेस्टी कहाँ पे थी, वारंगल आंध्र प्रदेश के अंदर। तो जो आज का जो आंध्र प्रदेश है उसको जो है पहले वारंगल बोला जाता था। तो वहाँ पर ककातिया डायनेस्टी होती थी, वहाँ पर रुद्र माँ देवी ने यहाँ पर रूल किया है। तो उस टाइम पर भी क्या था कि वीमेंस को इतनी ज़्यादा जो है प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। उसी टाइम पीरियड की ये बात हो रही है। तो देखिए जिस टाइम पर रजिया जो है वहाँ पर रूल के अंदर थी, तो देखिए उस टाइम पर जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना नाम ही चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया और इन्होंने रूल किया जैसे कि एक मैन है, मतलब एक मैन की तरह इन्होंने रूल किया, वीमेन की तरह नहीं किया। अगर वीमेन की तरह करती तो शायद इनको भी जल्दी ही हटा दिया जाता। इसलिए इन्होंने मैन की तरह रूल किया और अपना नाम भी इन्होंने चेंज कर दिया था। आगे देखिए एक क्वीन दीदा के बारे में भी लिखा गया है। क्वीन दीदा जिन्होंने कश्मीर के अंदर रूल किया था 980 से लेकर 1003 तक। तो देखें इनको ये टाइटल क्यों दिया गया था, ये टाइटल आया था वर्ड दीदी से। दीदी का मतलब होता है एल्डर सिस्टर, जो बड़ी बहन होती है उसको बोलते हैं। तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो सब्जेक्ट्स थे उसके, वहाँ के जो लोग थे वो उससे जो है प्यार से ये चीज़ें जो है उसको बोलते थे दीदी, एल्डर सिस्टर की तरह, यानी दीदा वर्ड यूज़ किया जाता था। तो एक तरीके से लव्ड रूलर थी वो, सबको प्रिय थी, वहाँ के लोगों को प्रिय थी वो। तो यहाँ पर देखिए जो इल्तुतमिश हैं, सुल्तान जो इल्तुतमिश थे, उन्होंने काफ़ी सारी जो सिटीज़ हैं उनको कैप्चर किया था। तो ये देखिए इस तरीके से ये काफ़ी सारी सिटीज़ हैं जिनको उस टाइम पर उन्होंने कैप्चर किया था। तो ये कुछ सिटीज़ के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक नज़र आप डाल सकते हैं कि कहाँ तक इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली सल्तनत को फैलाया था। तो देखिए अर्लियर 13th सेंचुरी की बात करें, यानी जिस टाइम पर स्लेव डायनेस्टी पिक्चर में थी, तो स्लेव डायनेस्टी जिस टाइम पर थी उस टाइम पर देखिए कि दिल्ली जो सुल्तान है वो ज़्यादा बड़े एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाए।
वो सिर्फ जो उनके जहाँ पर उनका मिलिट्री कंट्रोल था, जहाँ पर उनके फोर्टिफाइड, जहाँ पर उन्होंने किले वगैरह बना रखे थे, अपने टाउन्स एस्टेब्लिश कर रखे थे, और जहाँ पे उनकी मिलिट्री वगैरह रहती थी, गैरिशन मतलब जहाँ पर एक तरीके से सेटल्ड मिलिट्री होती है उसको बोलते हैं गैरिशन। तो देखिए यहीं तक इनका कंट्रोल था, उसके आगे तक ये कंट्रोल नहीं कर पाते थे। लेकिन कहीं कहीं पर इन्होंने जो है हिंटरलैंड, हिंटरलैंड क्या होता है, सिटी के साथ लगता वो एरिया, देखिए मान लिया ये एक सिटी है, ये एक शहर है, इसके साथ लगता ये एरिया जो विलेज वाला एरिया होता है, जहाँ से जो है जो पीजेंट वगैरह होते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं, यहाँ पर गुड्स की सप्लाई करते हैं, यानी जो भी पैदावार होती है उसकी सप्लाई इनको करते हैं, तो वो हिंटरलैंड, ये वाला एरिया जो हिंटरलैंड मेनली यहाँ तक भी कैप्चर कर लिया जाता था। लेकिन जो है इससे बियॉन्ड जो है इनका कंट्रोल नहीं गया, मतलब जो दिल्ली सुल्तान है उससे ज़्यादा जो है इसको इस टाइम पर कंट्रोल नहीं कर पाए, यानी जो स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर थे इस टाइम तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। आगे देखिए हिंटरलैंड, ये मैंने आपको बता दिया कि एक सिटी के साथ लगता हुआ एरिया जो क्या करता है, सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज की, तो ये मैंने आपको बता दिया। गैरिशन टाउन ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट, गैरिशन टाउन क्या होता है, एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट होती है विद सोल्जर, यानी जहाँ पर क्या रहते हैं, जहाँ पर सारे के सारे सोल्जर्स रहते हैं, एक तरीके से फोर्टिफाइड किया हुआ एरिया होता है, मतलब किलेबंदी कर दी जाती है। आगे देखिए कि काफ़ी सारे जो दूर के एरिया थे जैसे बंगाल और सिंध, इनको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली जो है एक मतलब एक तरीके से सेंटर में अगर पड़ता था, तो देखिए सिंध काफ़ी ज़्यादा इधर वाले एरिया के अंदर वेस्ट की तरफ जो है काफ़ी दूर की एरिया में पड़ता था, और बंगाल जो है ईस्ट की तरफ काफ़ी दूर पड़ता था, तो इसलिए इतनी दूर के जो एरिया हैं उनको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। क्यों होता था, क्योंकि यहाँ पर क्या कर देते थे लोग, विद्रोह कर देते थे, और जब तक दिल्ली से वहाँ पर जाते तो सिचुएशन हाथ से निकल चुकी होती थी, तो वॉर होते थे वहाँ पर, कई बार जो है मौसम खराब हो जाता था, बैड वेदर होता था, फ्रीजाइल कम्युनिकेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता था, इसलिए जो है यहाँ पर कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। और कई बार जो है ये जो सुल्तान थे दिल्ली पर जो राज करते थे, इनको चैलेंज भी किया जाता था, किसके द्वारा, जो मंगोल इन्वेजन होता था फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान यानी जो वेस्ट वाला एरिया है, यहाँ से इधर वाले एरिया से काफ़ी ज़्यादा इन्वेजन होते थे, अटैक होते रहते थे मंगोल्स के, तो इस वजह से जो है ये एक तरीके से दिल्ली से इन सब को रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि यहाँ का सुल्तान जब तक अपनी आर्मी लेकर वहाँ पर जाएगा तब तक जो है बहुत देर हो चुकी होगी। तो एक तरीके से ये दिखाता था, एक सुल्तान की वीकनेस को दिखाता था कि सुल्तान जो है वो इतने बड़े एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस टाइम पर जो है इन्होंने जो स्लेव डायनेस्टी के ज़्यादातर जो रूलर थे वो इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन कुछ एक रूलर के नाम दिए जाते हैं, जैसे कि गयासुद्दीन बलबन, ये भी स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, तो देखिए तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने जो है कुछ एक कैंपेन चलाए थे जिसकी वजह से इन्होंने जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर काफ़ी एक्सपेंशन भी किया है, मतलब ये जो है इन्होंने दिल्ली सल्तनत को काफ़ी बड़े एरिया तक फैला दिया था। लेकिन फिर भी इनके लिए ये कंट्रोल तो कर लेते थे इन दूर वाले एरिया को, लेकिन फिर भी इनके लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता था कि वो इनको अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ। तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर से जो है वहाँ पर विद्रोह हो जाता था और वो फिर से उनके हाथ से निकल जाते थे। आगे देखिए यहाँ पर जो कैंपेन चलाए गए हैं सुल्तान्स के द्वारा, तो देखिए यहाँ पर जो है वो दो तरीके से चलाए गए हैं। अगर फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन के अंदर देखें तो यहाँ पर इंटरनल जो फ्रंटियर है उनके साथ साथ जो है कैंपेन चलाए हैं। अब इंटरनल फ्रंटियर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो हिंटरलैंड होता है और जो गैरिसन टाउन होता है, इनको इकट्ठा करने की बात की है। अब देखिए गैरिसन टाउन, मान लीजिए ये जो गैरिसन टाउन है यहाँ पर काफ़ी सारे सोल्जर्स रहते हैं और ये फोर्टिफाइड किया गया एरिया है, किलेबंदी की गई है, यानी सैनिकों की सुरक्षा जो है वो भी ध्यान में रखनी है। लेकिन यहाँ पर सैनिक कब सर्वाइव कर पाएंगे, यहाँ पर जो है इनको सप्लाई भी तो मिलनी चाहिए, खाने पीने की जो है वो सब सप्लाई होनी चाहिए, तो उसके लिए और काफ़ी सारा जो इनको सामान वगैरह खरीदना है, तलवारें वगैरह बनानी है, बंदूक वगैरह खरीदनी है, तो उसके लिए जो सप्लाई है वो कौन करता था, यहाँ का जो दूसरे विलेज वाले एरिया में रहते थे लोग, पीजेंट्स थे जो किसान वगैरह, तो वो इनको जो है खाने पीने की वस्तुएं, और इसके साथ साथ जो आर्टिशन मतलब जो आर्ट वर्क करते थे, तलवारें वगैरह बनाते थे, लोहे का काम करते थे, तो इस तरीके के जो आभूषण वगैरह बनाते थे, तो वो सारी की सारी सप्लाई कहाँ से आती थी, इस हिंटरलैंड एरिया से आती थी। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कैंपेन किसके था, सुल्तान का फर्स्ट कैंपेन था इनके ऊपर कंट्रोल करना, इनको कंसोलिडेट कर देना, क्योंकि अगर इस सप्लाई को, इस हिंटरलैंड को अगर छीन लिया जाएगा तो सोल्जर्स के पास जब सप्लाई नहीं होगी तो हमारे सोल्जर्स जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन दोनों को कंसोलिडेट किया ताकि कोई भी सप्लाई जो है वो यहाँ पर कम ना पड़े।
और इसलिए इन्होंने क्या किया, इसलिए जो पहला सेट ऑफ कैंपेन था उसके अंदर इन्होंने कंट्रोल किया फॉरेस्ट एरिया को। फॉरेस्ट एरिया को इन्होंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, साफ कर दिया, वहां से फॉरेस्ट को हटाया। गंगा यमुना का जो दुआब है, गंगा यमुना के बीच का जो रीजन है, उसके अंदर से इन्होंने सारे के सारे फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया। वहां पर जो हंटर एंड गैदरर वो लोग रहते थे, उनको क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया, वहां को हटा दिया गया, ताकि उस लैंड को क्या किया जा सके, एक तरीके से एग्रीकल्चर की तरह उसको यूज किया जा सके। तो जो लैंड वहां पर बनी, मतलब फॉरेस्ट को साफ करने के बाद, फॉरेस्ट को हटाने के बाद जो लैंड बची, उसको किसानों को दे दिया गया, पीजेंट्स को दे दिया गया, ताकि वो वहां पर क्या कर सके, एग्रीकल्चर कर सके। और उस एग्रीकल्चर से फिर क्या हो, सोल्जर्स को जितनी भी जरूरत हो, सप्लाई की जो भी सामान की जरूरत हो, सोल्जर्स को दी जा सके। तो इसलिए इन्होंने फर्स्ट कैंपेन के अंदर इनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया। नए नए फोर्ट्रेसेस, मतलब नए नए किले वहां पर बनाए, टाउन्स बना दिए, और एक तरीके से ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट कर दिया। क्योंकि जब तक आपका जो है ट्रेड रूट प्रोटेक्ट रहेगा, आपको जो है सामान की सप्लाई होती रहेगी, और जब तक सामान की सप्लाई होती रहेगी तब तक आपके सोल्जर जो है वो अच्छे से काम कर पाएंगे, लड़ पाएंगे। तो इसलिए जो है फर्स्ट कैंपेन के अंदर इनका फोकस जो था वो किसके ऊपर था, गैरिसन और जो हिंटरलैंड का जो एरिया है उसको क्या करना है, कंसोलिडेट करना है। उसके बाद आगे देखिए कि सेकंड एक्सपेंशन के अंदर क्या किया गया। तो देखिए सेकंड एक्सपेंशन के अंदर इन्होंने एक्सटर्नल फ्रंटियर के ऊपर फोकस किया। एक्सटर्नल फ्रंटियर जो बाहर का एरिया है उसके ऊपर जो है इन्होंने अपने मिलिट्री एक्सपेडिशन किए, मतलब अपनी मिलिट्री को भेजा। तो देखिए मिलिट्री एक्सपेडिशन किए कहाँ पर, सदर्न इंडिया के अंदर, साउथ के अंदर जहाँ पर दूसरे रूलर थे, राष्ट्रकूटा, चोला, चेरा, पांड्यास, इस तरीके के जो रूलर वहाँ पर रूल करते थे, तो वहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेडिशन किए। और ये किस टाइम पीरियड के दौरान हुए, मेनली हुए ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, यानी दो रूलर के टाइम पर ज़्यादातर हुए साउथ के अंदर। अदरवाइज जो पहले जो रूलर थे और बाद के रूलर थे उन्होंने साउथ के ऊपर इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि दिल्ली से उनको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। और जब इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से एक्सपेडिशन किए और वहाँ पर जो है उनको कैप्चर किया, तो वहाँ पर क्या क्या उन्होंने वहाँ से कैप्चर किया। तो देखिए वहाँ पे जितने भी एलिफेंट्स उनको मिले, हॉर्सेस वगैरह, स्लेव्स, इन्होंने इन सबको अपनी आर्मी के अंदर शामिल किया। और काफ़ी सारे प्रीसियस जो मेटल्स हैं वो भी इन्होंने अपने साथ लिए, ताकि जो है एक तरीके से रिसोर्सेज की तरह इनको यूज किया जा सके अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए। अब देखिए कि जैसे जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की रिजीन, मतलब उसका राज्य का जैसे जैसे एंड होता जाता है, तो एक तरीके से जो है उसके एंड के टाइम पर, जब इसका एंड होने वाला था, मोहम्मद बिन तुगलक का जो राज था उसका जब एंड होने वाला था, तो उस टाइम पर इन्होंने जो है काफ़ी सारे एरिया के अंदर, मतलब सब कॉन्टिनेंट का जो लार्ज पार्ट है उसकी तरफ इन्होंने मार्च करना शुरू किया था। मतलब इनकी आर्मी ने मार्च करना शुरू किया था कि वो जो है ज़्यादातर एरिया को क्या करें, अपने अंडर जो है कंट्रोल करते रहें। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने काफ़ी सारी जो है आर्मीज़ को, जो राइवल आर्मीज़ हैं उनको क्या किया, हराया उनको। और इसके साथ साथ वहाँ से उन्होंने क्या किया, टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किए, पीजेंट्री वगैरह से टैक्स कलेक्ट किए, और उनको जस्टिस वगैरह भी इन्होंने प्रोवाइड की। तो एक तरीके से इनकी रिजीम को, जो एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी अच्छा माना जाता था खिलजी की और तुगलक की डायनेस्टी के टाइम पर। मतलब जो खिलजी और जो तुगलक, मतलब एक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी आप बोल सकते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक बोल सकते हैं, इन दो रूलर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है काफ़ी सारे कैंपेन के थ्रू अपने जो राज्य का, एक तरीके से किंगडम का, दिल्ली सल्तनत का काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया था। तो देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी के जो कैंपेन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली है, और किस तरीके से इन्होंने देखिए कहाँ कहाँ पर अपने कैंपेन किए। देखिए चित्तौड़ के अंदर, इधर गुजरात के पास में देख सकते हैं आप रणथंभौर, इधर देख सकते हैं देवगिरी, यहाँ पर वारंगल जो कि आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। आगे देखिए ये होयसाला, तंजौर, पांड्याज के, यहाँ तक इनके जो है कैंपेन थे। तो किस तरीके से जो है ये पूरे साउथ के अंदर जो है इस तरीके से इन्होंने कैंपेन करने स्टार्ट किए थे। तो ये किस टाइम पर थे, ये खिलजी के टाइम पर थे। बाकी जो रूलर थे वो मेनली इसी एरिया के अंदर कंसंट्रेटेड रहते थे, और इस वजह से जो है इन्होंने ज़्यादातर साउथ के ऊपर फोकस नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी जब भी रिबेलियन कर देता था, कोई अच्छा रूलर यहाँ पर आता तो वो रिबेलियन कर देता, तो यहाँ से जो है उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। इसलिए ये जो कंट्रोल था वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहता था, शॉर्ट टाइम के लिए। उसके बाद जो है फिर से ये अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर देते थे। आगे देखिए कुछ थोड़े से जो बीच में जो है कुछ एक पॉइंट दिए गए हैं, ये इनके बारे में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मस्जिद के बारे में मेंशन किया गया है कि मस्जिद क्या होता है। तो देखिए
एक जो मॉस्क्यू होती है, मॉस्क्यू इंग्लिश में मॉस्क्यू बोलते हैं मस्जिद को, और अरेबिक लैंग्वेज में इसको मस्जिद बोलते हैं, जहाँ पर जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपना अल्लाह से इबादत करते हैं। तो एक तरीके से जो है एक मॉस्क्यू ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर बैठकर क्या करते हैं मुस्लिम जो कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं, वो अपने अल्लाह की इबादत करते हैं। तो एक तरीके से आगे देखिए कि जो कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क्यू है वो क्या होती है, मस्जिद ए जामी या जामा मस्जिद, इसको क्या बोला जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है कि जहाँ पर काफ़ी सारे जो है मुस्लिम टुगेदर इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं, अपनी प्रेयर पढ़ते हैं, मतलब एक तरीके से नमाज बोला जाता है। और जो है हिंदी लैंग्वेज में इसको प्रेयर भी, मतलब एक तरीके से प्रार्थना बोला जाता है, और इंग्लिश में प्रेयर बोला जाता है, और जो भी इनकी अरेबिक लैंग्वेज है उसके अंदर इसको नमाज बोला जाता है। तो एक तरीके से नमाज पढ़ते हैं वो, यानी अल्लाह से प्रेयर करते हैं इकट्ठे टुगेदर, तो उसको बोला जाता है कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क्यू, जहाँ पर इकट्ठे बैठकर करते हैं। तो देखिए जो मोस्ट रिस्पेक्टेड और लर्नड मेल पर्सन होता है उसको अपने लीडर की तरह मानते हैं ये, और उसको इमाम बोला जाता है। इमाम अपना लीडर चुनते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड होता है, काफ़ी लर्नड होता है, और वो भी मेल में से काउंट किया जाता है, ना कि फीमेल को। यहाँ पे फीमेल को इतना ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता। अब देखिए जो ये लीडर होता है, इमाम होता है, ये क्या करता है, अपना उपदेश देता है, सरमन, डिलीवर सरमन ड्यूरिंग फ्राइडे प्रेयर, और उसको क्या बोला जाता है, खुतबा, उसको खुतबा बोला जाता है। यानी खुतबा पढ़ना क्या होता है कि वो सरमन, अपना सरमन जो है, उपदेश जो देता है फ्राइडे प्रेयर, फ्राइडे को जो प्रेयर होती है उसके दौरान पर जो अपना सरमन देता है उसको खुतबा बोला जाता है। आगे देखिए जब ये जब प्रेयर की जाती है, यानी जब नमाज पढ़ी जाती है मुस्लिम्स के द्वारा, तो देखिए उस टाइम पर जो है ये किसकी तरफ फेस करके पढ़ते हैं, मक्का की तरफ, क्योंकि इनका ये काफ़ी होली प्लेस होता है, काफ़ी होली प्लेस माना जाता है, इसको पवित्र स्थान मानते हैं वो। और इंडिया से अगर हम काउंट करें तो इंडिया के अंदर लोग जो हैं वो, क्योंकि ये जो है जो मक्का है वो वेस्ट की तरफ सिचुएटेड है, इंडिया के वेस्ट में सिचुएटेड है, इसलिए इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो वेस्ट की तरफ फेस करके क्या करते हैं, अपनी प्रेयर वगैरह पढ़ते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, किबला। किबला यानी वेस्ट की तरफ जो उनको इनके द्वारा फेस करके अपनी प्रेयर वगैरह की जाती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, किबला बोला जाता है। तो ये देखिए ये कुतुब मीनार का आप दृश्य देख सकते हैं। यहाँ आसपास देखिए ये मॉस्क्यू आपको दिखाई दे रही हैं। तो इनके बारे में बताया गया कि जो कुव्वत अल इस्लाम, ये जो मॉस्क्यू है ये किस टाइम पीरियड के दौरान बनी थी, ये 12th सेंचुरी के दौरान बनी थी, यानी जब कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किया था उस टाइम के दौरान जो है इसको बनाया गया था। और एक तरीके से ये एक क्या है, एक कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क्यू है, यानी यहाँ पर लोग क्या करते हैं, टुगेदर इकट्ठे बैठ के जो है क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेयर कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। और ये किस टाइम पर बनाई गई थी, ये जो है जो दिल्ली के अंदर जो पहली सिटी एस्टेब्लिश की गई थी, मतलब दिल्ली के अंदर जो सबसे पहली सिटी जो एस्टेब्लिश की गई थी, जिसको बोला जाता है दिल्ली ए कुन्हा, यानी द ओल्डेस्ट सिटी, दिल्ली ए कुन्हा, कुहना, तो इसको क्या बोला जाता है, दिल्ली की सबसे ओल्डेस्ट सिटी बोला जाता है। और उसके अंदर सबसे पहली जो मस्जिद है यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी। अब देखिए कि इस मस्जिद को किसके द्वारा एनलार्ज, बड़ा करवाया गया, इल्तुतमिश के द्वारा और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे देखिए कि जो मीनार है, ये जो कुतुब मीनार है, इसको जो है 3 सुल्तानों के द्वारा बनाया गया था। एक तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, इन्होंने इसका निर्माण पूरा कराया था। फिर बाद में जो है कुछ एक अर्थक्वेक वगैरह आने से या खराब मौसम की वजह से ये क्या हो गई थी, ये जो है थोड़ी सी खराब हो गई थी, यानी आप बोल सकते हैं कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो गिर गया था। दोबारा से जो है फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्या करवाया था, इसका दोबारा से निर्माण करवाया था। तो एक तरीके से इन तीनों रूलर के द्वारा मीनार का निर्माण कराया गया है। आगे देखिए एक बेगमपुरी जो मॉस्क्यू है ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर बनवाई गई थी, और एक तरीके से जो है ये इसको बोला जाता है मेन मॉस्क्यू ऑफ जहांपनाह, मतलब ये किसकी, तुगलक की जो है, मोहम्मद बिन जो तुगलक था उनकी जो है मेन, उनके द्वारा बनाई गई मेन मॉस्क्यू थी। और इसको सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, हिज कैपिटल इन द दिल्ली, तो अपनी कैपिटल जो दिल्ली के अंदर थी वहां पर इसने इसको बनवाया था। आगे देखिए जो मोती मस्जिद है, मोती की मस्जिद, ये सिकंदर लोदी के द्वारा बनाई गई थी, लोदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये। आगे देखिए जमाली कामली, तो जमाली कामली जो है ये 1520 के अंदर ये बनाई गई थी। ये किसके द्वारा बनाई गई थी, शेख फजल अल अल्लाह, जलाल खान भी बोला जाता है इनको, और जमाली भी बोला जाता है, तो इनके द्वारा इसको बनाया गया था। ये एक सेंट थे, मतलब एक साधु थे और एक पोएट भी थे, तो इनके द्वारा इसको बनाया गया था।
आगे देखिए कि दिल्ली के अंदर जो है काफ़ी जगह पर काफ़ी सारी मॉस्क्यूज़ जो हैं वो अलग अलग दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनके द्वारा बनाई गई, और एक तरीके से वो डेमोस्ट्रेट करती हैं, वो दिखाती हैं उनके क्लेम को कि वो क्या करते हैं, इस्लाम को, यानी इस्लाम जो धर्म है, मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक तरीके से ये मॉस्क्यू इसलिए बनाई गई थी ताकि जो इस्लाम धर्म को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। और एक तरीके से ये एक सेंस क्रिएट करती हैं, क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर, कि ये सारे के सारे जो ये जो मॉस्क्यू के अंदर जो लोग आते हैं वो एक तरीके के बिलीव करते हैं, एक अलग सा बिलीफ सिस्टम है इनका और एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब आपस में जो है ये उस कोड ऑफ कंडक्ट को शेयर करते हैं और इनका अलग जो है क्या है, बिलीफ सिस्टम है। आगे देखिए ये ऐसा करना क्यों जरूरी था, क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं वो भी काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए वो दिखाना चाहते थे कि ये जो पीपल हैं जो मॉस्क्यू के अंदर आते हैं और मॉस्क्यू के अंदर अपनी नमाज वगैरह पढ़ते हैं, प्रेयर वगैरह करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हैं, एक अलग ही कम्युनिटी ऑफ बिलीवर हैं जिनके खुद के अपने बिलीफ सिस्टम है जिनको वो फॉलो करते हैं। तो देखिए ये जो है सबका एक कॉमन बिलीफ जो है दिखाने के लिए, एक तरीके से इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एस्टेब्लिश की जाती थी मॉस्क्यूज। आगे देखिए हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं, किस तरीके से खिलजी और तुगलक के टाइम पीरियड के दौरान पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किस तरीके से कंसोलिडेट किया गया। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर ज़्यादातर जो रूलर थे वो क्या करते थे, ज़्यादातर रूलर उस टाइम पर गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर इनको नियुक्त करते थे, यानी काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है किंगडम था और इतने बड़े किंगडम को अकेले संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था, इसलिए जो है वो अलग अलग एरिया के अंदर गवर्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको नियुक्त करते थे। और मेनली जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कहाँ से आते थे, ये आते थे जो स्लेव्स होते थे, जो इनके द्वारा स्लेव परचेज किए जाते थे, उनको ही नियुक्त किया जाता था, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसा क्यों किया और इसको क्या बोला जाता था, इनको बंदगान बोला जाता, बंदगान, एक तरीके से ये उनके बंदी थे यानी स्लेव थे। तो ज़्यादातर जो रूलर हैं इस टाइम पर खिलजी और तुगलक के टाइम पर वो अपने स्लेव्स पर ज़्यादा डिपेंड रहते थे, क्योंकि वो स्लेव्स के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या करते थे, ट्रस्ट कर सकते थे, क्योंकि स्लेव्स मोस्टली जो है वो अपने टोटली अपने मास्टर पर डिपेंडेंट होते हैं, उनके लिए अपनी फैमिली वगैरह कुछ नहीं होता, उनके लिए अपना मास्टर ही सब कुछ होता था। यानी जैसे कि हमने पहले उसमें देखा था कि जो स्लेव डायनेस्टी के अंदर जो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनके जो मोहम्मद गोरी थे, गोरी ने जो है सबसे पहले ऐबक को, जो कि उनका गुलाम था, उनको दिल्ली का जो है गवर्नर बना दिया था। उसके बाद जो है उन्होंने अपना वहाँ पर स्लेव डायनेस्टी एस्टेब्लिश की। उसके बाद जो है ऐबक ने इल्तुतमिश को जो है अपना वहाँ पे अपना उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया था। तो एक तरीके से वो भी उनका क्या था, स्लेव था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है स्लेव को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि स्लेव्स जो है वो हमेशा ट्रस्टवर्दी होते थे, कभी भी जो है वो उनका ट्रस्ट जो है वो नहीं तोड़ते थे, वो अपने मास्टर के लिए हमेशा लॉयल रहते थे। इसलिए जो है मेनली जब भी गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जब चुने जाते थे वो मेनली जो है स्लेव से आते थे, स्लेव जो कि काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। तो देखिए जो खिलजी और तुगलक हैं इन्होंने बंदगान को कंटिन्यू रखा, बंदगान मतलब स्लेव्स को जो है इन्होंने अपने गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर की तरह नियुक्त करना कंटिन्यू रखा, जो कि कहाँ से आते थे स्लेव, काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, काफ़ी जो वीक और लोअर जो एक तरीके से सोसाइटी का जो स्ट्राटा है वहाँ से आते थे ये, और इनको अपॉइंट किया जाता था जनरल और गवर्नर के रूप में। ये हमेशा लॉयल रहते थे अपने मास्टर और जो पैटर्न्स हैं इनके, उनके लिए लॉयल रहते थे। जैसे ही नया सुल्तान आता था उनके अपने खुद के सर्वेंट होते थे, जैसे ही नया सुल्तान आएगा तो अपने खुद के इनके सर्वेंट होंगे। तो हमेशा क्या रहता था उनके बीच में, फिर कन्फ्लिक्ट भी हो जाती थी, क्योंकि आज जो है एक सुल्तान है उसने अपने स्लेव्स को जो है जगह जगह का गवर्नर बनाया है, आगे जो है दूसरा सुल्तान आता है तो उसके अपने स्लेव्स हैं, तो इसलिए जो है वहां पर कन्फ्लिक्ट होगी, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जगह पर उनके स्लेव्स जो है वो गवर्नर बने। तो इस तरीके से इनके बीच में हमेशा एक कन्फ्लिक्ट बनी रहती थी। तो देखिए जो कि तारीख लिखने वाले जो ऑथर हैं इन्होंने इसको क्रिटिसाइज भी किया है। क्यों क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि आप लो और बेस बोर्न यानी बिल्कुल लो जो सोसाइटी के जो बिल्कुल स्ट्राटा से बिलोंग करते हैं उनको आप हाई ऑफिसेज दे रहे हो, उनको जो है आप इतनी बड़ी पोस्ट पर नियुक्त कर रहे हो। इसलिए वो इनको क्या करते थे, दिल्ली सुल्तान्स को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तरीके से देखिए जो खिलजी और तुगलक हैं इन्होंने क्या किया था, खिलजी और तुगलक के जो रूलर हुए हैं इन्होंने अपॉइंट किया है मिलिट्री कमांडर्स को एज अ गवर्नर, मतलब उनको मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको गवर्नर बनाया जाता था एक तरीके से। और जब इनको गवर्नर बनाया जाता था तो इनको एक जो लैंड दे दी जाती थी, लैंड का कुछ हिस्सा दे दिया जाता था जिसको इक्ता बोला जाता था, और इस लैंड को होल्ड करने वाले को क्या बोला जाता था, इक्तेदार यानी मुक्ति।
इक्तेदारी या मुक्ति। तो इस तरीके के वर्ड जो हैं वो आ सकते हैं कि इक्ता क्या होता है, जो लैंड गवर्नर या मिलिट्री कमांडर्स को दी जाती थी उसको इक्ता बोला जाता है, और जो इस लैंड को होल्ड करते थे, इक्ता को होल्ड करते थे, उनको इक्तेदारी या मुक्ति बोला जाता है। अब देखिए कि जो मुक्ति है उनकी ड्यूटी होती क्या थी, यानी जो इक्तेदार है उनको ये लैंड क्यों दी जाती थी, क्योंकि ये क्या करते थे, मिलिट्री कैंपेन को लेड करते थे और उसके साथ साथ जो ये उसके राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते थे। अब देखिए कि इनको लैंड दी जाएगी तभी तो ये जो है यहाँ पर मिलिट्री कमांडर बनाए गए, तो इसका मतलब ये है कि मिलिट्री के जो कैंपेन है उनको हेल्ड करेंगे, उनको लीड करेंगे, उनका एक तरीके से इसके साथ साथ वो अपने साथ में काफ़ी सारे सोल्जर्स भी रखेंगे, और तभी तो वो जो है राजा को जब भी ज़रूरत होगी तो वो अपने सोल्जर वाली जो हेल्प है वो उनको देंगे। तो इसी तरीके से जो है इनको, क्योंकि राजा के लिए इतनी बड़ी सेना को रखना काफ़ी ज़्यादा, अकेले रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, तो इस तरीके से उनके गवर्नर और जो मिलिट्री कमांडर थे वो नियुक्त किए जाते थे जगह जगह पर, और उनके द्वारा काफ़ी सारे सैनिक अपने अंडर रखे जाते थे, काफ़ी सारी सैनिकों की टुकड़ी होती थी जो समय आने पर राजा की मदद करती थी। तो देखिए इन एक्सचेंज ये क्या करते थे, मुक्ति मतलब राजा को तो ये मिलिट्री सर्विस देते थे, और मुक्ति क्या करते थे, कलेक्ट करते थे रिवेन्यू। कहाँ से, ये जो लैंड उनको दी जाती थी यहाँ से वो अपनी लैंड से रिवेन्यू कलेक्ट करते थे एज ए सैलरी, एक तरीके से सैलरी के रूप में जो रिवेन्यू मिलती थी, जो रिवेन्यू होती थी वो सैलरी की तरह काम करती थी, और इसी रिवेन्यू से जो सोल्जर रखे जाते थे उनके द्वारा उनको भी पे किया जाता था, मतलब उनको भी सैलरी दी जाती थी। आगे देखिए जो अकाउंटेंट है वो भी नियुक्त किए गए थे, किस लिए, ताकि जो मुक्तीज है वो मुक्ति क्या कर सके, वो जो रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसके ऊपर चेक रखा जा सके, चेक एंड बैलेंस रखा जा सके कि वो जो है अपनी मनमर्जी से काम ना करे। तो मुक्ति जो है ओनली वही टैक्स कलेक्ट कर सकते थे जो स्टेट ने बोला है, उससे ज़्यादा वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते थे, अदरवाइज जो है वो अपने लालच में आकर जो है उनका शोषण भी कर सकते थे। तो इस वजह से जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर की गई है, कि लैंड को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, और एक तरीके से पूरी लैंड को खुद एक राजा जो है वो खुद से मैनेज नहीं कर सकता, एक रूलर खुद से मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने अपनी लैंड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके और उसके ऊपर जो है मुक्तीज को रख दिया, फिर वो खुद ही रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे और सिर्फ उतनी रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे जितनी की स्टेट के द्वारा बोली गई है, और उसका भी जो है अकाउंटेंट के द्वारा क्या रखा जाता था, रिकॉर्ड रखा जाता था, ताकि कोई भी जो है उससे ज़्यादा जो है पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन न कर सके, क्योंकि जब पीजेंट्स हैप्पी रहेंगे तभी आपके जो है स्टेट को, यानी आपके जो राज्य को अच्छी जो है रिवेन्यू वहाँ पर मिलेगी। अगर पीजेंट खुश नहीं होंगे तो वो आपको अच्छी रिवेन्यू नहीं देंगे। आगे देखिए दिल्ली सुल्तान्स ने काफ़ी बड़े बड़े जो हिंटरलैंड हैं उनको हमने देख ही लिया कि हिंटरलैंड को अपने कंट्रोल में रखा था। तो इन हिंटरलैंड को कंट्रोल में रखने का मतलब यही था कि जो वहाँ के सोल्जर्स वगैरह हैं तो उनको क्या किया जा सके, समय पर सप्लाई जो है वो की जा सके। तो एक तरीके से देखिए कि जो ये हिंटरलैंड थे, यानी हिंटरलैंड जो विलेज वाला जो एरिया था, जहाँ पे जो पीजेंट्स और आर्टिशन जो लोग रहते थे, तो देखिए वहाँ पर जो मेन जो लोग थे वो कौन थे, जो इस एरिया के ऊपर कंट्रोल रखते थे। तो वहाँ पर क्या थे, मेन चिफ्टेंस वहाँ पर काम करते थे, सम्मता भी बोल सकते हैं उनको, सम्मता या रिच लैंड लॉर्ड, यानी जिनके पास लैंड ज़्यादा थी, तो एक तरीके से उनका उस एरिया के ऊपर पूरा अच्छा अपना क्या होता, कंट्रोल होता था। तो इनको फोर्स किया जाता था कि वो क्या करें, राजा की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें, यानी इस एरिया के अंदर जिनके ऊपर जो है राजा कंट्रोल करता था, जहाँ पर ये पीजेंट्स वगैरह रहते थे जो कि गैरिसन्स को सप्लाई करते थे गुड्स एंड सर्विसेज की। तो देखिए इनके ऊपर क्या किया जाता था, एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी तो ये क्या करेंगे, ये रिच जो लैंडलॉर्ड है और वो सम्मत जो एरिस्टोक्रेट हैं, जो भी सम्मता भी बोला जाता है इनको, तो वो जो है कई बार इनके कंट्रोल को एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन कई बार जो है वो करते भी नहीं थे। तो एक तरीके से जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, इन्होंने क्या किया था, पूरी की पूरी लैंड को असेस कर रखा था, असेसमेंट की थी, कलेक्शन इस तरीके से की जाती थी लैंड रिवेन्यू से कि इस एरिया को इन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी लैंड को असेस किया, और उसके बाद डिसाइड करना था कि इस लैंड से जो है कितना टैक्स पे किया जाएगा, और ये टैक्स जो है वो इनको खुद जो है पे करना भी पड़ता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर क्या था, ये इस तरीके की जो असेसमेंट करके लैंड को पूरा असेस करके कि इस लैंड के अंदर जो है, मतलब इस एरिया के अंदर इतनी लैंड है तो वहाँ से इतना टैक्स जरूर आना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था कि जो मेन यहाँ पर चिफ्टेन यानी जो सम्मत होते थे और जो रिच लैंड लॉर्ड होते थे, वो जो टैक्स लेवी करते थे उनके राइट को कैंसिल कर दिया, मतलब जो यहाँ पर रूल कर रहे थे इस एरिया के अंदर, तो उनके जो राइट्स होते थे उनको क्या कर दिया, यहाँ से कैंसिल कर दिया कि वो यहाँ पर कोई भी टैक्स लेवी नहीं करेंगे। वो सारा का सारा टैक्स कौन लेवी कर सकता है, वो सिर्फ जो रूलर है वो कर सकता है।
तो एक तरीके से इनको भी फोर्स किया गया, जो ये रिच लैंडलॉर्ड थे जिन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा जमा रखा था, तो इनको भी फोर्स किया गया कि आप भी टैक्स यहाँ पर पे करो। और उसका जो है एक तरीके से लैंड को अच्छे से मेजर किया जाता था, उसके जो है केयरफुल अकाउंट्स भी बनाए जाते थे, जैसे आजकल के टाइम पर बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतने पुराने टाइम पर भी इस तरीके की पद्धति का प्रयोग किया जाता था कि लैंड को मेजर करके और उसके ऊपर एक तरीके से अच्छे से उनके कंट्रोल, अच्छे से अकाउंट रखे जाते थे। तो देखिए उस टाइम पर जो अलाउद्दीन खिलजी ने 3 टाइप्स के टैक्स यहाँ पर लगा रखे थे। एक तो लगाया था उन्होंने कल्टीवेशन के ऊपर, कल्टीवेशन के ऊपर जो टैक्स लगाया था उसको बोला जाता था खराज। तो ये देख सकते हैं आप, खराज। और ये कितना होता था, ये 50% होता था पीजेंट प्रोड्यूस, जितना पीजेंट उगाता था उसका 50% उसको किसको देना होता था, राजा को देना होता था, रूलर को देना होता था। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से टैक्स पे करना होता था। आगे कैटल्स के ऊपर भी टैक्स लगता था, जो कैटल से जो प्रोड्यूस आती थी वो भी राजा को पे करनी पड़ती थी। इसी तरीके से हाउसेस के ऊपर भी टैक्स लगते थे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनी जो आर्मी है उसको उसके लिए जो भी उन्होंने अरेंजमेंट करने हैं, उनको जो भी गुड्स वगैरह प्रोवाइड करनी है, उनको सैलरीज देनी है, और अपने खुद के जो राजा के खुद के खर्चे होते हैं, फोर्टिफिकेशन के खर्चे होते हैं, इसके साथ साथ उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं कि दूर दूर जाकर उन्होंने वॉर के अंदर, कोई भी वॉर हो जाती है, अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उनके द्वारा जितना भी पैसा होता था वो सारी की सारी रिवेन्यू इस तरीके से टैक्स से कलेक्ट की जाती थी। और उस टैक्स का अच्छे से जो है केयरफुली अकाउंट्स भी बनाए जाते थे, एक तरीके से उनका पूरा हिसाब किताब रखा जाता था। अब देखिए कि काफ़ी सारे जो हैं पार्ट्स भी थे आउटसाइड, जो कि कंट्रोल थे, किसके कंट्रोल के बाहर थे, ये जो है दिल्ली सुल्तान थे उनके कंट्रोल से बाहर थे। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बंगाल का जैसे एरिया है, सदर्न इंडिया है, तो ये अपने आप को क्या कर देते थे, इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। इनके ऊपर जो है थोड़े बहुत टाइम के लिए वो अपना कंट्रोल कर सकते थे, ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन तक ही ये पॉसिबल हो पाता था, उससे ज़्यादा जो है ज़्यादा टाइम तक इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। इसके साथ साथ जो लोकल चिफ्टेन जो हमने देखा है कि जो रिच लैंड लॉर्ड थे और जो संबंध थे वो क्या करते थे, वो भी जो है अपने आप को एक तरीके से अपना खुद का रूल एस्टेब्लिश कर लेते थे, और उनको जो सुल्तान है उनको टैक्स पे करने से मना कर देते थे। आगे देखिए कि मंगोल्स के बारे में भी हमने देखा था कि अफगानिस्तान के साइड से जो है मंगोल्स का भी काफ़ी ज़्यादा आक्रमण होता रहता था। तो मंगोल्स अंडर गंगेज़ खान के अंडर आते थे। गंगेज़ खान एक मंगोल के काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं। तो इन्होंने जो है किसके ऊपर, ईरान के ऊपर अटैक किया था। ट्रांसओक्शिनिया के नाम से जाना जाता है ईरान को उस टाइम पर। तो ये देखिए उस टाइम पर जो है उस एरिया के अंदर इन्होंने एक तरीके से अटैक किया, और ये जो है दिल्ली सल्तनत के साथ लगता जो एरिया है, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था दिल्ली सल्तनत का जो एरिया है, तो वहाँ तक जो है इन्होंने फिर इसके ऊपर दिल्ली सल्तनत के ऊपर भी अटैक करना शुरू किया। तो काफ़ी सारे अटैक हुए। ज़्यादातर अटैक किसके टाइम पर हुए, खिलजी के टाइम पर, और तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक है और अलाउद्दीन खिलजी हैं उनके टाइम पर हुए। और इसी वजह से इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे मेजर्स भी लिए। अब देखिए इन्होंने काफ़ी बड़ी जो है लार्ज स्टैंडिंग आर्मी रखनी थी, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनके खर्चे भी होने थे। तो काफ़ी सारे ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज इनके सामने आते थे, इसलिए इनको रिवेन्यू भी ज़्यादा कलेक्ट करनी पड़ती थी, और इसी वजह से सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर आ जाता था, पीजेंट्स के ऊपर आ जाता था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इन्होंने अपने उस टाइम पर रूल को क्या किया है, एक तरीके से डिफेंड किया है। आगे देखिए कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि सभी रूलर के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो उनका नेम बहुत पहले आता है। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करने का प्रयास किया था। मतलब उससे पहले किसी भी रूलर ने सोचा नहीं था कि हमें जो है मंगोल टेरिटरी को क्या करना है, यानी जो अफगानिस्तान और ईरान के एरिया के अंदर जो बैठी है जो डायनेस्टी है उसको क्या करना है, उनकी एरिया को क्या करना है, कैप्चर करना है। तो सबसे पहले कौन थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक ही थे, जिनके माइंड में ये चीज़ आई थी कि हमें इनको कैप्चर करना है, इनकी टेरिटरी को, ताकि ये हमारे ऊपर बार बार आक्रमण ना कर पाए। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी थे जो, वो डिफेंसिव मेजर लेते थे मंगोल्स के खिलाफ। मंगोल्स के खिलाफ क्या लेते थे, डिफेंसिव मेजर। डिफेंसिव मतलब मेजर क्या होते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना। और जबकि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो क्या करते थे, ये ऑफेंसिव लेते थे। ऑफेंसिव मतलब वो डायरेक्ट भिड़ जाते थे जाकर उनसे, जबकि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते थे। ये उल्टा जो है मोहम्मद बिन तुगलक उनके ऊपर आक्रमण कर देते थे। तो इन दोनों की स्ट्रेटजी में डिफरेंस है। तो कई बार जो है अगर स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल के खिलाफ जो है जो भी स्ट्रेटजी थी वो डिफेंसिव थी या ऑफेंसिव थी, तो उसको हमेशा जो है डिफेंसिव आपने बोलना है। अगर तुगलक की पूछी जाए तो वो ऑफेंसिव है।
आगे देखिए दोनों की स्ट्रेटजीज में क्या डिफरेंसेस हैं, यदि दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसके लिए आप अपनी बुक भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट है और आपको जो है इतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी हैं और मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन दोनों की स्ट्रेटजी और इन दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन को हम कंपेयर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम दिल्ली के अंदर बात करें तो इन्होंने इनके टाइम पीरियड के दौरान जो है दिल्ली पर 2 बार अटैक हुआ, एक तो 1299 और 1300 के टाइम पीरियड पर, और एक हुआ है 1302 से लेकर 3, इन दोनों के बीच में। और इस टाइम पर इन्होंने क्या किया, अपने डिफेंसिव मेजर लिए थे, डिफेंसिव मेजर जैसे कि हम देख चुके हैं। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी रखी, काफ़ी बड़ी आर्मी इन्होंने रखी। आगे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि इस टाइम पर भी जो है इनके ऊपर भी अटैक किए गए मंगोल्स के द्वारा। तो ये जो है अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट समझते थे। कॉन्फिडेंट क्यों? क्योंकि इन्होंने मंगोल की आर्मी को हराया भी था। क्योंकि जब एक बंदा किसी आर्मी को हरा देता है, मंगोल आर्मी को उन्होंने हरा दिया, तो एक तरीके से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और इसलिए जो है इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, इन्होंने अपनी जो है आर्मी की स्ट्रेंथ, इनको पता थी कि इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ इनके पास रिसोर्सेज भी उस टाइम पर ज़्यादा थे। तो इसलिए जो है इन्होंने प्लान भी बनाया था कि ये जो है इनकी टेरिटरी पर क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। इसलिए जो है इन्होंने अपनी भी काफ़ी विशाल आर्मी इन्होंने रखी थी। तो एक तरीके से इस तरीके से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की थी। आगे देखिए अलाउद्दीन ने क्या किया कि अपनी जो अपना जो राज्य है उसको इन्होंने डिफेंड करने के लिए, एक तरीके से देखा ना हमने कि डिफेंसिव स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई। तो इन्होंने क्या किया कि कंस्ट्रक्ट किया एक नया गैरिसन, जिसका नाम रखा गया श्री। तो श्री नाम रख दिया। वहाँ पर इन्होंने अपने सोल्जर बैठा दिए कि जैसे ही मंगोल का जो है अटैक होगा तो यहाँ पर ये गैरिसन जो है उससे लड़ने के लिए तैयार रहेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने जो है कंस्ट्रक्ट नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि नई गैरिसन जो है वो नहीं बनाया इन्होंने, बल्कि वहाँ पर जो लोग रहते थे, जो ओल्डेस्ट सिटी थी, जो दिल्ली के अंदर 4 सिटी आती थी, 4 सिटी को उस टाइम पर काउंट किया गया था। एक सबसे पहली जो दिल्ली ए कुन्हा, दिल्ली ई कुन्हा के अंदर जितने भी रेजिडेंट रहते थे, रहने वाले जितने भी लोग थे, उन सबको क्या किया कि वहाँ से हटा दिया। यानी जो रहने वाले जो आम लोग रहते थे उनको वहाँ से हटाकर कहाँ शिफ्ट कर दिया, जो साउथ में इन्होंने अपनी एक कैपिटल बनाई थी, दौलताबाद। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दौलताबाद कैपिटल जो है साउथ में किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाई गई। तो इन्होंने अपने सारे रेजिडेंट को, जो भी आम लोग थे रहने वाले, उन सबको जो है दौलताबाद के अंदर शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद जो वो खाली जगह बची, यानी दिल्ली एक कुन्हा का जो रीजन था, वहाँ पर इन्होंने अपने सोल्जर्स जो है वो वहाँ पर बिठा दिए। वहाँ पे उन्होंने अपनी अलग से सोल्जर के लिए गैरिसन बना दिया कि जैसे ही वहाँ पर अटैक होगा तो ये जो आर्मी वहाँ पर तैयार रहेगी। तो देखिए उसके बाद देखिए थर्ड के अंदर क्या आता है कि इन्होंने जो अपने टैक्सेस हैं वो किस तरीके से कलेक्ट किए। तो देखिए टैक्सेस के बारे में हमने देख ही चुके हैं। 3 टाइप के टैक्सेस इन्होंने लगाए थे, और इन्होंने जो गंगा और यमुना वाला जो रीजन है वहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स लगाई, क्योंकि वहाँ पर देखिए कि जो पीजेंट्स की जो जितनी भी प्रोड्यूस होती थी उसका 50% लिया जाता था एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन वहाँ पर होती थी। इसलिए जो एक तरीके से वहाँ पर सोल्जर्स को फेड करने के लिए, उनको खिलाने के लिए, यानी उनकी जो है जो भी उनकी आवश्यकताएं उनको पूरा करने के लिए इस रीजन को उन्होंने चुना था। आगे देखिए इन्होंने भी सेम इसी रीजन को चुना था, लेकिन इन्होंने, इनकी आर्मी और भी ज़्यादा लार्ज थी, इसलिए इन्होंने जो है और भी ज़्यादा एडिशनल टैक्स लगा दिए थे। लेकिन इनकी ये पॉलिसी उल्टी पड़ गई थी, क्योंकि उसी टाइम पर जो है फेमाइन की कंडीशन वहाँ पर पैदा हो गई थी। एक तरीके से इन्होंने पॉलिसी तो अच्छी बनाई थी कि हमने जो टैक्स पहले से लगा रखा है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, उसके साथ इन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाया ताकि इनकी जो एक्स्ट्रा नीड है उनको भी पूरा किया जा सके। लेकिन उसी टाइम पर जो है वहाँ पर क्या आ गया, फेमाइन आ गया, एक तरीके से सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से इनकी पॉलिसी जो है इनके ऊपर उल्टी पड़ गई। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इनकी पॉलिसी इस वजह से उल्टी पड़ी थी। और यहाँ पर जैसे इन्होंने रेजिडेंट को अपने दौलताबाद शिफ्ट किया था, तो यहाँ के काफ़ी सारे जो रेजिडेंट थे, जो वो क्या करते हैं कि वो अपनी लैंड को छोड़ना नहीं चाहते, जहाँ पर वो पैदा हुए हैं उस ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध भी किया था। तो इसलिए उनकी ये पॉलिसी भी काफ़ी ज़्यादा उल्टी पड़ गई थी। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छी थी तुगलक की, लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी जिनकी वजह से ये मेजर्स जो है वो उल्टे पड़ जाते थे। आगे देखिए ये सोल्जर्स को हमेशा अपना कैश में पे करते थे। ये जो है लैंड वगैरह नहीं देते थे। लैंड वगैरह देने का मतलब क्या है, लैंड से जब पैदावार होगी तभी आप जो है उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करेंगे, लेकिन आपको पैसा तो जल्दी चाहिए हुआ। तो यहाँ के जो सोल्जर थे उसको हमेशा कैश में पे किया जाता था, ताकि जब भी उनको किसी भी सप्लाई की जरूरत हो तो उसी टाइम पे मर्चेंट से क्या कर सकते थे, परचेज कर सकते थे। एक तरीके से जो है उनको कैश में पे किया जाता था। और एक तरीके से इन्होंने सिस्टम इस तरीके से एस्टेब्लिश किया था कि जो मर्चेंट होते थे वो कभी भी जो है इनसे हेराफेरी नहीं कर सकते
सकते थे, ना ही इनसे ज़्यादा प्राइस ले सकते थे। एक तरीके से प्राइस जो है वो फिक्स किया हुआ था इन्होंने कि इस चीज़ का प्राइस ये होगा और उससे ज़्यादा अगर कोई भी प्राइस उससे लिया जाता था तो उस मर्चेंट को क्या किया जाता था, यहाँ पर पनिश किया जाता था। एक तरीके से उनके साथ अगर धोखाधड़ी होती थी तो एक तरीके से बोला भी जाता है कि जितना भी सामान ये किसी व्यक्ति को कम देते थे तो उनके शरीर से उतना ही जो है मांस इनके शरीर से निकाल लिया जाता था। मतलब एक तरीके से इतना खतरनाक जो है इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भी ऐसा ही था। उन्होंने भी जो अपनी सैलरीज वगैरह वो किस में पे करते थे, वो अपनी सैलरी जो है वो कैश में पे करते थे, लेकिन उन्होंने प्राइस के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं किया था। प्राइस के ऊपर नहीं कंट्रोल किया इन्होंने क्या किया, एक टोकन करेंसी जारी कर दी। टोकन करेंसी मतलब प्राइस को कंट्रोल करने की बजाय इन्होंने क्या कर दिया, एक टोकन करेंसी जारी कर दी, ताकि वो जो है, क्योंकि वो टोकन करेंसी जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती थी। क्योंकि आपने देखा कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो हर एक जगह नहीं मिल सकते, तो सोल्जर के पास जब गोल्ड और सिल्वर नहीं होगा तो वो परचेज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने टोकन करेंसी, जैसे कि आजकल हमारा जो ये नोट वगैरह चलते हैं ना, जो कागज के नोट हैं, उसी तरीके से उन्होंने एक जो भी है हल्की सी जो मेटल होती है उसकी क्या कर दी इन्होंने, मेटल की करेंसी शुरू कर दी, ताकि उस मेटल को ये दें और उसके बाद जो है उसके बदले सामान परचेज कर ले। लेकिन उनकी ये पॉलिसी भी उल्टी पड़ गई, क्योंकि लोगों ने क्या किया, गोल्ड और सिल्वर को यूज़ करना बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जो गोल्ड और सिल्वर है उसको अपने पास ही क्या करना शुरू कर दिया, स्टोर करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो टोकन करेंसी है, जो हर एक जगह मिल जाती थी जो मेटल, उसमें ही टैक्स पे करने शुरू कर दिए। अब उसका जो है क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि जब राज्य जो रूलर है उनके पास गोल्ड और सिल्वर नहीं आएगा, सिर्फ वो हल्की सी जो मेटल है, एक तरीके से टोकन करेंसी वही आती रहेगी, तो इतना ज़्यादा बेनिफिट जो है वो राजा को नहीं होगा। तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा चीप करेंसी हो गई है और लोग जो है इसको अपने घरों पर भी बनाने लग गए थे, इतनी सस्ती और हल्की मेटल थी। तो एक तरीके से ये पॉलिसी भी उनकी उल्टी पड़ गई थी। तो यहाँ पर देखिए कि ये सारे के सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लिए गए, ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थे और इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रेज भी की जाती है। काफ़ी अच्छे इन्होंने चीप प्राइसेस रखे, काफ़ी अच्छे से जो है गुड्स की सप्लाई भी हुई, और एक तरीके से इन्होंने जो है मंगोल के जो इन्वेजन है उसके थ्रेट को काफ़ी हद तक जो है कम करके रखा, क्योंकि इनके द्वारा जो डिफेंसिव मेजर लिए गए थे वो काफ़ी हद तक जो है इसके रूल को मंगोल से प्रोटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुए। लेकिन यहाँ पर अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो देखिए इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैं वो एक तरीके से फेल हो गए। क्यों फेल हो गए, क्योंकि इन्होंने जो टोकन करेंसी चलाई थी वो भी इनको बाद में बंद करनी पड़ी। दौलताबाद के अंदर इन्होंने जो अपनी कैपिटल बनाई थी वहाँ पर रेजिडेंट शिफ्ट किए थे, इनको फिर वापस भी बुलाना पड़ा था इनको। इसके साथ साथ जो इन्होंने जो प्रोड्यूस पे जो ये बढ़ाया था, इन्होंने टैक्स बढ़ाए थे, वो भी उल्टा पड़ गया, क्योंकि उस टाइम पर फेमाइन आ चुका था, तो सारे लोग जो है इनके अगेंस्ट चले गए थे। तो इस वजह से जो है काफ़ी सारे जो मेजर्स इनके द्वारा अच्छे अच्छे मेजर्स लिए गए, वो जो है उनको अप्लाई करने का जो टाइम था वो गलत था। इसी तरीके से जब इन्होंने इनके ऊपर जो ट्रांस ओक्शियाना है, मतलब ईरान का जो अफगानिस्तान का जो एरिया, मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए जब इन्होंने आक्रमण किया, तो उस टाइम पर ये कश्मीर तक चले गए थे। लेकिन उसके बाद फिर रिसोर्सेज वगैरह की कमी हुई, या जो इनकी आर्मी है अलग अलग एरिया के अंदर डिस्पर्स हो गई, तो उसकी वजह से जो है वहाँ पर भी इन्होंने अपना जो कैंपेन है वो बीच में अधूरा छोड़ दिया। मतलब वहाँ पर भी जो है इन्होंने अच्छे से एक तरीके से आगे बढ़कर उनकी टेरिटरी को कैप्चर नहीं कर पाए थे ये। तो इस वजह से इनके द्वारा जो भी मेजर्स लिए गए थे वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फेल हो गए थे। तो देखिए एक और जो क्रोनिकलर लिखते हैं तो उनके बारे में लिखा गया है कि ज़्यादातर जो सुल्तान साहब वो स्लेव को क्यों प्रेफर करते थे रेदर देन देयर सन, यानी वो सुल्तान को ही वहाँ के जो गवर्नर वगैरह हैं, जर्नल हैं, वही बनाते थे, मिलिट्री कमांडर बनाते थे, लेकिन अपने सन्स को नहीं बनाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एडवाइस किया जाता था सन को कि एक स्लेव जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा वर्ती होता है, और वो बेटर देन अ सन है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है क्या है, एक तरीके से ट्रस्ट वर्ती है। यानी आप ट्रस्ट कर सकते हो किसके ऊपर? एक स्लेव के ऊपर, क्योंकि ये अपने मास्टर के प्रति पूरा का पूरा लॉयल होता है। तो इसी वजह से हमेशा जो है रूलर को, यानी सुल्तान को, हमेशा ये एडवाइस किया जाता था कि वो स्लेव्स को प्रेफर करे रेदर देन अ सन। आगे देखिए कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ एक ऑफिशियल्स हैं जिनको नियुक्त किया गया था। तो देखिए अजीज कुमार जो कि एक वाइन बनाने वाले थे, वाइन डिसेल्टर मतलब स्टाफ बनाने वाले, इनको इन्होंने जो है एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव, काफ़ी हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर नियुक्त किया था। इसके साथ साथ फिरोज हजाम जो कि एक बार्बर था, नाई था, एक मंक ए तबाक
ये जो है कुक थे और इसके साथ साथ 2 गार्डनर थे, लद्दा एंड पीरा। इनको इन्होंने काफ़ी हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जो है नियुक्त किया था। अब देखिए जियाउद्दीन बिरानी जो है इन्होंने अपने क्रोनिकलर में लिखा है, क्रोनिकलर के अंदर इन्होंने लिखा है कि शायद सुल्तान जो है वो अपनी जजमेंट करने की जो पावर है वो खो चुका है और वो जो है एक तरीके से उसके पास इनकैपेसिटी है रूल करने की, मतलब वो अच्छे से रूल नहीं कर सकता। तभी वो क्या कर रहा है, इन सबको जो ये बिल्कुल लो कास्ट से बिलोंग करते हैं और जिनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन की कोई समझ नहीं है, उनको क्या कर रहा है, इतने हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर नियुक्त कर रहा है। तो एक तरीके से उन्होंने इसके ऊपर बोला था कि ये जो सुल्तान की लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट के साइन है। एक तरीके से वो अपनी जजमेंट करने की पावर खो चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार्बर, एक नाई कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकता है, एक वाइन डिसेल्टर, एक कुक, एक टू गार्डनर्स। तो एक तरीके से वो बोलते हैं कि सुल्तान की कैपेसिटी जो है वो जा चुकी है सोचने समझने की, रूल करने की। आगे देखिए क्लाइंट होता क्या है। क्लाइंट होता है जो किसी की प्रोटेक्शन के अंडर होता है। कोई दूसरा पर्सन जब किसी के अंडर प्रोटेक्शन पे होता है या फिर उसके अंडर या डिपेंडेंट होकर काम करता है तो उसको क्लाइंट बोलते हैं हम। आगे देखिए जो चिफ्टेन्स होते हैं, जिस चिफ्टेन हमने देखा था कि जो हिंटरलैंड के अंदर काम करते हैं, हिंटरलैंड जहाँ पर पीजेंट और आर्टिशन जो कि सप्लाई करते थे, किसको, सोल्जर्स को सप्लाई करते थे। तो वहाँ के जो चिफ्टन होते थे और वहाँ पर जो फोर्टिफिकेशन की जाती थी उनके बारे में लिखा है। तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आए थे जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है। तो इन्होंने अपने अकाउंट के अंदर लिखा है, अपनी बुक के अंदर लिखा है। तो ये बताते हैं कि जो ये चिफ्टेन होते थे ना, जो अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करते थे, राजा की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करते थे, वो क्या करते थे, वो क्या अपने आप को एक तरीके से माउंटेन्स के अंदर फोर्टिफाइड कर लेते थे, मतलब माउंटेन्स के अंदर रहते थे। या फिर जो बैम्बू ग्रूव्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े जो बैम्बू के जो बैम्बू उगा होता है, काफ़ी बड़े बैम्बू ग्रूव्स जो पैदा हो जाते हैं उनके अंदर रहते थे। अब ये बैम्बू ग्रूव्स जो है काफ़ी ज़्यादा विशाल होते थे क्योंकि इनके अंदर एंटर करना और किसी को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। ये काफ़ी नॉट हेलो, ये मतलब ऐसा नहीं था कि 2-4 बैम्बू जो है कहीं पर उगे हैं उसके अंदर आप छुप गए। ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे, एक तरीके से विशाल जो फॉरेस्ट होता है जंगल की तरह। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि बैम्बू का जो पौधा है वो कितने 100 फीट्स तक ऊंचे चला जाता है। तो इवन जो फायर भी अगर लग जाती थी ना बैम्बू के अंदर, वो भी जो है इन बैम्बू को इफेक्ट नहीं कर पाती थी। मतलब एक तरीके से अपने आप को छुपाने के लिए यूज करते थे। और ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होते थे, जो बैम्बू ग्रूव्स होते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और एक तरीके से उनके डिफेंसिव वॉल की तरह काम करते थे। रैम्पार्ट्स मतलब डिफेंसिव वॉल, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो रूलर भी जो है इन तक नहीं पहुंच पाते थे। सिर्फ कुछ एक केस में जब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्मी है, राजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्मी के साथ ले आता है और सारे के सारे बैम्बू को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके काट देता है, तब जाकर वो जो है इन चिफ्टेन तक पहुंच पाता था। अदरवाइज जो है उनके लिए इनको हराना और इनको जो है इनके एरिया पर कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। अब देखिए जो सुल्तान आए हैं 15th एंड 16th सेंचुरी के अंदर, अभी हमने जो है डिस्कस किया था, वो किया था हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में, खिलजी के बारे में, और इसके साथ साथ हमने तुगलक डायनेस्टी के बारे में डिस्कस कर लिया। तो ये देखिए ये इसी तरीके से जो है हमारे दिल्ली के ऊपर इन्होंने रूल किया था। इसी क्रम में जो है इसी ऑर्डर के अंदर ही आए थे, सबसे पहले स्लेव, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक। उसके बाद आगे बात की गई है कि 15th और 16th सेंचुरी के अंदर जो है आगे आती है सैयद एंड लोधी डायनेस्टी, जिन्होंने रूल किया है दिल्ली के ऊपर और आगरा के ऊपर अंटिल 1526 तक आती है। हालांकि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है जिनके बारे में ज़्यादा जो है कुछ सुनने को मिले। सबसे ज़्यादा मेन रही है खिलजी और तुगलक की, इसलिए जो है हमने उनके बारे में डिटेल से पढ़ा है। आगे देखिए कि इस टाइम पीरियड के दौरान जब ये डायनेस्टीज थी, सैयद और लोधी डायनेस्टी थी, तो काफ़ी सारे एरिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। ये है जौनपुर, बंगाल, मालवा रीजन है, गुजरात, राजस्थान, और कुछ साउथ इंडिया के जो रूलर हैं इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, क्योंकि इस टाइम के रूलर थे जो वो इतने बड़े एरिया पर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते थे। उसके बाद जैसे ही फिर इनकी एक तरीके से इन डायनेस्टी का एंड होता है, काफ़ी सारी जो नए रूलिंग ग्रुप्स हैं वो पिक्चर में आते हैं। उसके बाद आते हैं अफगान्स और राजपूत। तो एक तरीके से देख सकते हैं अफगान जो बाबर वगैरह आते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सारे के सारे जो है फिर पिक्चर में आते हैं जब यहाँ पर इस डायनेस्टी का एंड हो जाता है। तो इनके बारे में जब मुगल के बारे में हम आगे आने वाले लेसन के अंदर देखेंगे, तो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जो कि ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक स्मॉल स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं। इसमें से एक जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जिन्होंने रूल किया था 1540 से लेकर 1545, मतलब एक तरीके से इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 1540 के अंदर, और 5 साल तक एक तरीके से ये मैनेजर की तरह काम करते रहे थे बिहार के अंदर अपने अंकल के अंडर। तो अपने अंकल के अंडर बिहार के अंदर ये जो है एक मैनेजर की तरह काम करते रहते। लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, हुमायूं को डिफीट कर दिया। हुमायूं जो कि दिल्ली के ऊपर रूल करता था, हुमायूं
मुगल था। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इसको डिफीट कर दिया था 1530 के अंदर, और 1540 के बीच में जो है हुमायूं की रूलिंग रही है। 1540 के अंदर इन्होंने इसको एक तरीके से हरा दिया था। उसके बाद देखिए कि एक टाइम के बाद दोबारा फिर से इन्होंने 1 साल के लिए रूल किया, उसके बाद हुमायूं की डेथ हो गई थी। इसके बारे में डिटेल से हम अगले लेसन के अंदर देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो है मुगल डायनेस्टी के बारे में बात की गई है। तो देखिए शेरशाह सूरी ने फिर दिल्ली को कैप्चर कर लिया था हुमायूं से, और सूरी डायनेस्टी जो है इन्होंने 15 ईयर्स तक रूल किया। तो ये 1540 से लेकर 1555 तक जो है इन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल किया, मतलब अपनी अलग से डायनेस्टी, सूरी डायनेस्टी जो है इन्होंने एस्टेब्लिश की। उसके बाद देखिए इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से की, तो इन्होंने सारे के सारे जो लिए थे अपने जो भी एलिमेंट्स बोरो किए थे वो अलाउद्दीन खिलजी से ही लिए थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की एडमिनिस्ट्रेशन वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और एक तरीके से उन्होंने इसके अंदर काफ़ी सारे और भी तरीके जो है अपने खुद के भी लगाए, जिससे जो है इसको और भी ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को। और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा एफिशिएंट हो गई कि अकबर ने भी जो है इस मॉडल को फॉलो किया था। जब अकबर जो है राजा बने थे उसके बाद इन्होंने भी फॉलो किया था। अकबर जो है वो हुमायूं के बेटे थे। हुमायूं ने सबसे पहले जो है 10 ईयर के लिए रूल किया था। उसके बाद शेरशाह सूरी ने इनको हरा दिया था। फिर जैसे ही शेरशाह सूरी की डेथ हुई उसके बाद दोबारा से फिर उन्होंने दिल्ली के ऊपर कैप्चर किया, दिल्ली को कैप्चर कर लिया। उसके बाद जो है अकबर यहाँ का राजा बना था। तो इस तरीके से जो है ये आगे पूरी की पूरी स्टोरी आगे चलती है। तो इसको मुगल डायनेस्टी को हम अगले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है फिनिश होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम जो है कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जिस टाइम पर इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही थी, बाकी दूसरी जगह पर क्या चीज़ें उस टाइम पर प्रचलित थी। तो देखिए 3 ऑर्डर्स और पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड क्रूसेड्स। तो देखिए ये मेनली जो है फ्रांस रीजन की बात हो रही है। फ्रांस जो कि यूरोप के अंदर एक कंट्री है, वहाँ पर बात हो रही है कि उस टाइम पर वहाँ पर क्या थे, 3 ऑर्डर प्रचलित थे। अब 3 ऑर्डर मतलब सोसाइटी जो है वो 3 क्लासेस में डिवाइड थी। जिस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर डिवाइड हुई होती है सोसाइटी, उसी तरीके से एक तो होता है 3 क्लासेस में। फर्स्ट क्लास थी जो प्रेयर करती है, हु प्रेयड, जो प्रेयर करती है। दूसरी हु फोर्ट, जो लड़ाई करती है। और तीसरी जो है हु टिल द लैंड, यानी जो लैंड को टिल करती है, एक तरीके से पीजेंट यानी किसान वगैरह। तो ये जो 3 पीस ऑफ ऑर्डर है, ये चर्च वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पर टेम्पल्स होते हैं वहाँ पर चर्च होते हैं, क्रिश्चियन कंट्री में चर्च होते हैं। तो एक तरीके से ये जो सिस्टम है वो किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता था, ये चर्चेस के द्वारा सपोर्ट किया जाता था। और इसी टाइम पीरियड के दौरान जो है ये जो चर्चेस थे वो क्या करते थे, इनका अपनी सोसाइटी में काफ़ी डोमिनेंट रूल था, क्योंकि चर्च क्या करते थे, एक तरीके से प्रेयर का काम करते थे। तो एक तरीके से इनका क्या था, अपना डोमिनेंट रूल था सोसाइटी के अंदर, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट इनकी पोजीशन थी। तो आगे देखिए कि इन्होंने चर्चेस ने क्या किया है कि इन्होंने एक ग्रुप को पैटर्न किया। वो ग्रुप कौन सा था, एक न्यू ग्रुप ऑफ वॉरियर, एक नया ग्रुप ऑफ वॉरियर जिनको नाइट्स का नाम दे दिया गया, एक अलग से। 3 तो ऑलरेडी थे, क्लासेस डिवाइड थी, लेकिन एक अलग से नाम दे दिया। अब इनको क्यों पैटर्न किया इस ग्रुप को, क्योंकि ये जो है अपनी जो टीचिंग है और अपने आइडिया हैं, पीस ऑफ गॉड वाले जो आइडिया हैं, वो दूर दूर तक फैलाना चाहते थे। और ये फैलाना चाहते थे कहाँ तक, जेरूसलम तक। जेरूसलम इसके द्वारा कैप्चर कर लिया गया था, मुस्लिम्स के द्वारा। इसलिए जो है इन्होंने कैंपेन किसके अगेंस्ट में स्टार्ट किए, मुस्लिम्स के। तो इसलिए ये चाहते थे कि इन मुस्लिम्स को यहाँ से हटाया जाए। जेरूसलम जो है वो एक तरीके से क्रिश्चियन अपने लिए उसको पवित्र स्थान मानते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि इन मुस्लिम्स को यहाँ से क्या किया जाए, हटाया जाए। इसलिए उन्होंने मुस्लिम्स के खिलाफ ये अलग वॉरियर ग्रुप जो है वो तैयार किया और इसको पैटर्न किया। और जो ये वॉरियर ग्रुप था ये किससे आता था, ये काफ़ी जो हम्बल जो बैकग्राउंड है वहाँ से आता था। अब देखिए काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आने के बाद भी चर्चिस ने क्या किया, इनको पैटर्न करना शुरू किया, एक तरीके से इनको प्रोटेक्शन देनी शुरू की। और इन्होंने काफ़ी सारे कैंपेन जो है इनके थ्रू चलाए, काफ़ी सारे कैंपेन चलाए। और इनको क्या नाम दिया जाता है कैंपेन को, क्रूसेड्स। काफ़ी सारे लोगों को जो है यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई, मारा गया। तो इस तरीके से काफ़ी सारे कार्य हुए। तो उसके बाद चर्चिस ने क्या किया, इनका जो स्टेटस था नाइट्स वाला वो पूरा का पूरा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हम्बल और नीचे वाले लो बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि ये जो है एक तरीके से एक इनको एस्टेब्लिश कर दिया कि एक न्यू ग्रुप ऑफ वॉरियर है, लड़ाई यानी जो लड़ाई करते हैं, फोर्ट करते हैं। और किसके लिए, पीस ऑफ गॉड, यानी गॉड के जो रूल हैं पीस वाले, उनको फैलाने के लिए। तो एक तरीके से जो है इसको
अलग से क्या बना दिया गया, अलग से नोबल्स कैटेगरी में इनको रख दिया गया, नाइट्स को, मतलब एक तरीके से हाई कैटेगरी के अंदर नाइट्स को रख दिया गया। जबकि ये आते किससे थे, बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन इनको क्या कर दिया गया, बिल्कुल वरियर की कैटेगरी में जो है इनको रख दिया गया। और इतना ज़्यादा हाई स्टेटस इनको दे दिया गया कि जो दूसरे नोबल्स थे वो भी चाहते थे कि हमें भी नाइट्स की तरह काउंट किया जाए, हम भी जो है नाइट्स की तरह जाने जाएं। तो इसलिए जो है इन्होंने भी अपना रूल जो है एक तरीके से अपना रोल प्ले करना शुरू किया किसके अंदर, ताकि जो है वो इन क्रूसेड्स के अंदर, इन कैंपेन के अंदर पार्ट ले सके। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.